Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss current affairs dated August 2, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. Basically we are covering current affairs in holistic way which will help you in prelims as well as mains, and if you are joining this program then you do not need to refer to any other source for current affairs preparation. So basically if you want to join this program then you can. For that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, opposition flags inflation, job loss, finance minister says no recession और stagflation। तो लोकसभा में डिबेट हुई है प्राइस राइज के ऊपर। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है कि इंडिया रीसेशन या स्टैगफ्लेशन में चला जाए, क्योंकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो हमारी सिचुएशन यहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की गई है कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 56.29% है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। शी सेड दैट द डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस इज इन ट्रिपल डिजिट्स वेयर एज इट इज़ 56.29% इन इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट 5G ऑक्शन एंड्स, गवर्नमेंट गेट्स ओवर ₹1.5 लाख करोड़। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला है गवर्नमेंट को ये स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में। द अमाउंट अर्नड इज़ फार हायर देन व्हाट द गवर्नमेंट हैड एंटिसिपेटेड एंड द हाईएस्ट कंपेयर टू द 7 ऑक्शन सिंस 2010। और इस बार गवर्नमेंट को मिले हैं 1.5 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में। रिलायंस जियो इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट स्पेंडर इन द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग, और जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है वो भी यहाँ पर रिलायंस जियो ने ही एक्वायर किया है, एंड वॉज ऑल्सो द ओनली वन टू हैव एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम इन द प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया था। फॉर एग्जांपल, पेमेंट्स फॉर स्पेक्ट्रम कैन बी मेड इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर जो बिडर हैं वो 10 साल के बाद यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है उसको सरेंडर भी कर सकते हैं। तो द बिडर्स वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू सरेंडर द स्पेक्ट्रम आफ्टर 10 ईयर्स विद नो फ्यूचर लाइबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस इंस्टॉलमेंट्स। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बंगाल टू गेट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल नाउ 30। तो ये एज सच तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, देन मध्य प्रदेश में, और गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड द कंट्री हैज़ गॉन अप ओवर द ईयर्स। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो थे 593। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 640। एट प्रेजेंट इंडिया में 775 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉलोड बाई मध्य प्रदेश। फेसलेस मिलिटेंसी बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमें नई तरीके की मिलिटेंसी देखने को मिल रही है जिसको कहा गया है फेसलेस मिलिटेंसी। फेसलेस मिलिटेंसी का मतलब ये है कि मिलिटेंट्स को जैसे ही रिक्रूट किया जाता है उसके बाद ही उनको कह दिया जाता है कि जाकर ये ग्रेनेड फेंक दो, वॉयलेंस कर दो, और उन मिलिटेंट्स का कोई पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो ऐसे डेटाबेस में उनको सर्च करना, उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाईलाइटिंग अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ही सेड दैट अ फेसलेस मिलिटेंसी इन विच मिलिटेंट्स हैव नो पास्ट रिकॉर्ड, ये बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है वैली में। The Indian expressed that the new modus operandi of militants handlers is that they immediately ask them to commit an act of terror violence। और एक बार अगर इंसान ने टेरर वायलेंस का एक्ट कर दिया तो उसके बाद वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस नहीं जा सकता है। तो वंस दे आर इन्वॉल्व इट बिकम्स अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग देयर रिटर्न टू सोसाइटी। तो जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि उनसे स्टार्टिंग में ही कोई टेरर वायलेंस करा लिया जाता है ताकि वो वापस से सोसाइटी में जाने की सोचे भी ना। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है मिलिटेंट्स को रिक्रूट करने में वो है यहाँ पर सोशल मीडिया का। ही सेड दैट सोशल मीडिया अलोन इज अ बिग फैक्टर इन द करंट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन द वैली। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस दैट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी थी वो भी यहाँ पर 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग बनी थी। द सेंटर कैरिड आउट अनदर कास्ट सेंसस बिटवीन 2011 एंड 2015, लेकिन उसके यहाँ पर डेटा को रिलीज़ नहीं किया गया, रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया गया। तो बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो रिजर्वेशन अभी दिया जाता है वो 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जो ओबीसीज में यहाँ पर 27% रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी 1931 सेंसस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो स्टेट्स की डिमांड है कि यहाँ पर कास्ट सेंसस होना चाहिए, वही इनकी अभी भी डिमांड है। WMD बिल
पास्ड बाई वॉइस वोट इन राज्यसभा। तो WMD बिल है यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022। तो इसको राज्यसभा से पास कर दिया गया है। द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सीक्स टू बैन फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इससे पहले भी हमारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए एक एक्ट है, लेकिन उसमें फंडिंग को बैन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट करके अब यहाँ पर फंडिंग को भी बैन कर दिया है। तो इट सीक्स टू बैन फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड गिव्स द सेंटर द पावर टू फ्री सीज और अटैच फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ पर्सन्स जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो करेंटली द लॉ कवर्स ओनली ट्रेडिंग, इट डज नॉट कवर फाइनेंसिंग। इसीलिए फाइनेंसिंग को कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि FATF की जो रिकमेंडेशन 7 है वो भी ये कहती है कि फाइनेंसिंग को भी आपको प्रोहिबिट करना है। इसी के लिए यहाँ पर WMD अमेंडमेंट बिल लाया गया और इसको पास किया गया। तो दिस गैप नीड्स टू बी फिल्ड बिकॉज रिकमेंडेशन 7 ऑफ द FATF रिक्वेस्ट ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग अस टू इंश्योर दैट फाइनेंसिंग भी प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो अंटार्कटिक बिल है वो भी राज्यसभा से पास हो गया। तो लोकसभा से पहले ही पास हो गया था, अंटार्कटिक बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब बस प्रेसिडेंशियल एसेंट की ज़रूरत है। दूसरा बिल था यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ISRO's newly developed SSLV to undertake its maiden flight on August 7। तो ISRO ने यहाँ पर बनाया था SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना दिया तो इसका मतलब ये है कि अब लॉन्चेस के लिए सिर्फ PSLV यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। तो SSLV लॉन्च वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू, इट विल शिफ्ट द बर्डन ऑफ कमर्शियल लॉन्चेस फ्रॉम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा SSLV के ऊपर। और SSLV जो है अपनी पहली सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 को यहाँ पर लेकर जाएगी। ऑन इट्स फर्स्ट फ्लाइट द SSLV विल कैरी वन ऑफ इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट विल हैव एप्लीकेशंस इन मैपिंग एंड डेवलपिंग वेरियस GIS एप्लीकेशंस। तो SSLV बस आपको इतना पता होना चाहिए। इन इट्स मेडन फ्लाइट इटसेल्फ SSLV विल ऑल्सो कैरी द आज़ादी सेट, अ सैटेलाइट डेवलप्ड बाई 750 रूरल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा एक आज़ादी सेट नाम की सैटेलाइट को भी लेकर जाएगी, जो कि यहाँ पर 750 रूरल स्टूडेंट्स ने मिलकर डेवलप की है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नो चीयर्स फॉर दिल्ली। तो दिल्ली की एक लिकर पॉलिसी आई थी। उस दिल्ली की लिकर पॉलिसी में ये लिखा था कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी लिकर के बिज़नेस में, और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वही यहाँ पर लिकर का बिज़नेस करेगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्विजिशंस लगाए गए कि यहाँ पर जो लाइसेंसेस दिए गए हैं प्राइवेट लोगों को, उसमें यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ दिल्ली ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। उसके बाद यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया जी हैं उन्होंने वापस से पॉलिसी को रिवर्ट बैक कर दिया। तो यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया है कि पॉलिसी को रिवर्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट्स फ्लिप फ्लॉप्स ऑन लिकर आर डेट्रीमेंटल टू द पॉलिसी क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। 2020 में गवर्नमेंट ने एक नई लिकर पॉलिसी को यहाँ पर प्रपोज किया और उसके बाद 2021 में वो इफेक्ट में भी आ गई। ऑन द फेस ऑफ इट द न्यू पॉलिसी मेड अ लॉट ऑफ सेंस। तो गवर्नमेंट जो सेलिंग लिकर के बिजनेस से गवर्नमेंट पूरी तरीके से बाहर आ गई और इस स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। सेलिंग लिकर इज़ नॉट ए स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज, और ऑथर का यही कहना है कि लिकर को सेलिंग करने में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो सेलिंग लिकर इज नॉट ए स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज एंड शुड आइडियली बी डोमिनेटेड बाई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस रिफॉर्म वॉज एम्ड एट एंडिंग द लिकर माफिया। और यहाँ पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा था। ऑफकोर्स यहाँ पर 27% से इंक्रीज हो भी गया था। द स्टोरी सीम टू टर्न सार हाउएवर व्हेन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, और उनका ये कहना था कि इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, करप्शन हो रहा है लिकर लाइसेंसेस को देने में। तो इट वॉज एलिज्ड दैट द दिल्ली गवर्नमेंट गेव आउट इलीगल लाइसेंसेस टू कंपनीज जिन्होंने यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस को वॉयलेट किया है। मनीष सिसोदिया द मिनिस्टर इन चार्ज वॉज अक्यूज्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द LG। और इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया बिना LG के अप्रूवल से, और यहाँ पर वेवर्स प्रोवाइड किए गए, अनड्यू बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए, और जिसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर यहाँ पर दिल्ली ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया और फिर से वापस से जो पहले वाली पॉलिसी थी तो वही यहाँ पर वापस से यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दी। तो दिस इज़ नॉट जस्ट इनकन्वीनियंस कस्टमर्स बट ऑल्सो लेफ्ट द प्राइवेट वेंडर्स हाई एंड ड्राई। तो यहाँ पर जो प्राइवेट वेंडर्स थे जिन्होंने अभी अपना लिकर का बिजनेस शुरू किया था, अब उनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, उनकी जॉब चली जाएगी। तो देयर आर एट प्रेजेंट 468 प्राइवेट वेंडर्स इन दिल्ली, ईच एम्प्लॉइंग एन एरे ऑफ वर्कर्स सच एज सेल्समैन, सैनिटेशन स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर्स, और ये सारी जॉब चली जाएंगी जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। तो समरी पॉलिसी रिवर्सल मीन्स ऑल ऑफ देम विल लूज देयर जॉब्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट, बिग ब्रदर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले ऑथर ने एक बात बताई है कि पहले का टाइम होता था जब स्टेट पुलिस फोर्सेस एक दूसरे से कंपैरिजन करती थी कि हमने ये हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया, कि हमने ये हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली पुलिस, इसके अलावा मुंबई पुलिस, हैदराबाद पुलिस, ऐसी न्यूज़ आती थी कि इन्होंने बहुत बड़ा केस क्रैक कर दिया। लेकिन अब ये न्यूज़ नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं?
क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज़ ने ले लिया है, और कोई भी अगर केस आता है और कोई भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट करने वाला केस होता है तो तुरंत जो सेंट्रल एजेंसीज़ है वो इस केस को ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने एग्जांपल दिया है सुशांत सिंह का केस, ऐसे ही बहुत कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो देयर वाज अ टाइम नॉट लॉन्ग अगो व्हेन सिटी एंड स्टेट पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द कंट्री हैड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विद ईच अदर टू बी सीन एज द बेस्ट पुलिस फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई है जैसे कि हैदराबाद की, दिल्ली की, मुंबई की, और यहाँ तक कि इन ये जो पुलिस ब्रांच थी उनमें एक तरीके का राइवलरी भी थी कि हम यहाँ पर ज़्यादा सेंसेशनल केसेस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो टुडे दीज वंस हाई प्रोफाइल पुलिस फोर्सेस हैव बिकम अ पेल शेडो ऑफ देमसेल्व्स एंड सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ले चुकी है कोई भी अगर सेंसेशनल केस होता है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड केसेस आर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट एंड सिटी पुलिस और यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज को दे दिए जाते हैं। देयर हैव बीन मैनी सच केसेस, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत केस, अंटीलिया केस, जो कि यहाँ पर सिटी पुलिस से लेकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दे दिया गया। नाउ ओनली द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यही लाइमलाइट में रहते हैं। वन एजेंसी विच हैज़ बिकम स्पेशली बिजी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इज द ईडी, और ईडी के पास जो पावर है पीएमएलए को इम्प्लीमेंट करने की वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी इन पावर्स को अपहेल्ड किया है। तो इवन द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक एक्नॉलेज द ईडी स्वीपिंग पावर्स अंडर द पीएमएलए। दीज इंक्लूड स्टार्टिंग इन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले एफआईआर की भी ज़रूरत नहीं है। तो एन ईडी ऑफिसर डज नॉट इवन हैव टू फाइल अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है सीआरपीसी और आईपीसी में, लेकिन यहाँ पर ईडी को एफआईआर रजिस्टर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट इट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू प्रोसीड विद एन इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ईडी के पास ये पावर है कि वो यहाँ बिना एफआईआर रजिस्टर किए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हाउएवर अंडर द पीएमएलए सिर्फ एक ऑफिसर को इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, वो भी फॉर द इंटरनल यूज़। यहाँ पर अक्यूज को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। An investigating officer can also issue summons without giving any specific reason, और एपेक्स कोर्ट ने जो stringent conditions है, बेल की इतनी ज़्यादा strict conditions है, उसको भी अपहेल किया है, और कोर्ट का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से लीगल है और ये आर्बिट्ररी नहीं है। अ डे बिफोर द एससी जजमेंट गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक क्वेश्चन का ये रिप्लाई किया कि जो रेट्स ईडी के द्वारा कंडक्ट की गई बिटवीन 2015 एंड 2022 ये 27 गुना ज़्यादा हैं अगर हम 2004 से 2014 के पीरियड को कंपेयर करते हैं। Similarly, NIA, CBI, NCB, and other central investigative agencies have also been involved in investigating high-profile cases. तो basically जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो यहाँ पर जिनसे सेंसेशन क्रिएट होता है वो केसेस यहाँ पर सिटी पुलिस से ले लिए जाते हैं और वो यहाँ पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को दे दिए जाते हैं। इवन दिल्ली पुलिस कंटिन्यूज टू बी एम्प्लॉयड इन अ बिटर बैटल विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड इश्यूज रिगार्डिंग इट्स जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर ऑथर ने ये भी बताया है कि जो सिटी पुलिस फोर्सेज हैं अब उनकी जो एक शैडो है वो ख़राब हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुंबई पुलिस की बात की गई, तो जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है उन्होंने होम मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस लगाए थे कि वो उनसे कुछ पैसा कलेक्ट करने को कहते हैं। इवन दिल्ली पुलिस का यहाँ पर चलता रहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इवन दिल्ली पुलिस कंटिन्यूज टू बी एम्ब्रॉयड इन अ बिटर बैटल विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड इश्यूज रिगार्डिंग इट्स जुरिसडिक्शन। फिर हैदराबाद पुलिस ने 2019 में एनकाउंटर कर दिए थे जो कि पता चला वो फेक एनकाउंटर्स थे। तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मेजर अमेंडमेंट्स इन की एक्ट्स हैव गिवन teeth to central agencies. These agencies have the mandate for investigation. तो it is quite clear कि सेंट्रल एजेंसीज एक तरीके की बिग ब्रदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुकी हैं और जो स्टेट और सिटी पुलिस फोर्सेज हैं उनका फंक्शन सिर्फ एक शैडो में काम करना ही रह गया है और उनके पास अब लिमिटेड पावर्स और जुरिसडिक्शंस हैं। नेक्स्ट है दिल्ली टू बर्न ड्राइंग क्लोजर। तो ये इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के रिलेशंस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इंडिया इज़ अ प्रायोरिटी फॉर स्विट्ज़रलैंड, ऐसा इनका कहना है। ये कौन है? तो राइटर इज स्विस स्टेट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो इनका ये कहना है कि इंडिया प्रायोरिटी है स्विट्ज़रलैंड के लिए। दिस इज एम्फेसाइज्ड इन स्विट्ज़रलैंड्स फॉरेन पॉलिसी, और ये चाहते हैं कि इनकी जो टाइज है वो इंडिया के साथ इंक्रीज हो। स्विट्ज़रलैंड एंड इंडियन पार्टनर्स आर कोलैबोरेटिंग ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, लाइफ साइंसेज, मेडटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन टेक, फिनटेक, ब्लॉकचेन। तो इन सब एरियाज में इंडिया और स्विट्ज़रलैंड कर रहा है कोलैबोरेट। Going forward, Switzerland intends to further deepen its innovation cooperation with India. और यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वो इंडिया में 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और यहाँ पर इनका ये कहना है कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनीज इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। स्विट्ज़रलैंड यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हुआ है। तो स्विट्ज़रलैंड वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर इन जून। आई एम देयरफॉर इंटरेस्टेड टू हेयर अबाउट कि इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हो चुका है यूएनएससी में।
स्विट्जरलैंड विल ऑल्सो एड्रेस क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है सिक्योरिटी पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे यहाँ पर इंडिया चाहता है कि यूएन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होना चाहिए और इंडिया यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करता है, सिमिलरली यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी यही चाहता है कि यूएन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होना चाहिए और यूएन इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव होने चाहिए आज से डील करने के लिए। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्विट्जरलैंड डिजायर्स इफेक्टिव यूएन इंस्टीट्यूशंस। इंडिया हैज़ बीन एडवोकेटिंग फॉर अ रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। स्विट्जरलैंड्स फोर्थ प्रायोरिटी इन 2023 एंड 2024 यही है कि यूनाइटेड नेशंस में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अ फ्रेश स्टार्ट एट 75, तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात की गई है। एज इंडिया एंड पाकिस्तान सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ देयर इंडिपेंडेंस दिस मंथ, तो यहाँ पर टाइम है कि जो भी पार्टीशन की ट्रेजेडीज थी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाए और ये सोचा जाए कि बाईलेटरल रिलेशंस को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो वेल दिल्ली हैज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, लेकिन ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमें पाकिस्तान में नहीं दिखती है। पाकिस्तान का अभी जो पॉलिटिकल अरीना है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। फिर यहाँ पर बात की गई है कि जो पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि कश्मीर की वजह से यहाँ पर जो बाईलेटरल रिलेशंस है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो ही रीअफर्म्ड पाकिस्तान करंट पोजीशन दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कश्मीर 3 years अगो, उसकी वजह से ये एक ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशंस रिवाइव नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान की सिचुएशन, तो पाकिस्तान की सिचुएशन स्टार्टिंग में अच्छी थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन फिर इनकी आर्मी ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसके अलावा जिहाद करना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के जो मेन एम हो गए वो हो गए जियो पॉलिटिक्स कश्मीर। पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को देखना ही छोड़ दिया। तो मोर देन 3 decades ऑफ सपोर्ट फॉर द कश्मीर इंसर्जेंसी हैज़ सर्टेनली ब्लेड कश्मीर, लेकिन इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। स्टार्टिंग में पाकिस्तान को बहुत सारे कंट्रीज़ के सपोर्ट मिल जाते थे कश्मीर के इशू पर, लेकिन अब पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना और टर्की के अलावा किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान विच कुड ईजिली मोबिलाइज इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द कश्मीर कॉज अगेंस्ट इंडिया इन द 1990s नाउ कांट काउंट ऑन एनी वन अदर देन चाइना एंड टर्की। और यूएस और वेस्ट पहले पाकिस्तान को अपना मेन पार्टनर देखते थे सदर्न एशिया में, लेकिन अगर हम देखें तो अब यहाँ पर यूएस और वेस्ट की जो मेन पॉलिसी है वो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इन द रीजन। गल्फ कंट्रीज़ के भी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अब गल्फ कंट्रीज़ भी दिल्ली को एक वैल्यूएबल पार्टनर कंसिडर करते हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ दैट पाकिस्तान हैड कल्टिवेटेड इन द नेम ऑफ द रिलीजियस सॉलिडारिटी नाउ फाइंड दिल्ली अ मोर वैल्यूएबल पार्टनर। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डीप क्राइसिस में, पाकिस्तान यहाँ पर 23rd IMF बेल आउट को नेगोशिएट कर रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंडिया से 10 गुना छोटी है, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो तक पाकिस्तान से यहाँ पर बड़ी है। तो वर्ड्स स्टिल बांग्लादेश इकॉनमी इज एक्सपेक्टेड टू बी $100 billion लार्जर देन दैट ऑफ पाकिस्तान एट द एंड ऑफ 2022। तो पाकिस्तान की रिलेटिव डिक्लाइन हुई है, ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। द चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय द डीपनिंग कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस ऑन द वन हैंड एंड द चाइना एंड द रशिया ऑन द अदर हैज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड पाकिस्तान डिप्लोमेसी। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता था, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर इमरान खान थे तो वो काफ़ी ज़्यादा एंटाई यूएस हो गए थे और वो यहाँ पर एकदम चाइना के साथ रिलेशंस को डीपन कर रहे थे और यूएस के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स थे ना, जिसकी वजह से जो नई गवर्नमेंट आई है उसको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑन इस पार्ट बाजवा नोटेड दैट द डेंजर्स ऑफ अलाइनिंग टू क्लोजली टू चाइना, उसकी वजह से यहाँ पर बाजवा ने ये कोशिश की कि यूएस के साथ वापस से जो टाइज है उसको रीबिल्ड किया जाए, बट इमरान खान हैज़ चूजन टू कास्ट हिमसेल्फ एज एन एंटी अमेरिकन पेट्रियट एंड थ्रोज पाकिस्तान लॉट विद द चाइना। तो इसमें इमरान खान की गलती है कि उन्होंने चाइना के साथ रिलेशंस इतना ज़्यादा डीपन करने की सोची कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर एंटाई यूएस हो गए। तो वन डज नॉट हैव टू बी अ जीनियस टू सी दैट पाकिस्तान नीड्स अ फ्रेश स्टार्ट। अब पाकिस्तान को फ्रेश स्टार्ट चाहिए तो वो पाकिस्तान के अंदर से ही आनी चाहिए। इंडिया तो जाकर नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए। तो इवन स्मॉल स्टेप्स टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया विल एक्सपेंड द डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पेस। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान को करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बात की गई है टेकिंग ऑन द तत्मदाव। तो तत्मदाव यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो म्यांमार में कू हो गया था लास्ट ईयर, तो अगस्त 1 मार्क्ड 18 months ऑफ द मिलिट्री कू इन म्यांमार। और यूएन ह्यूमन राइट मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग 2000 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, 14,000 लोग यहाँ पर जेल में हैं, 90 लॉ मेकर्स की भी यहाँ पर जेल में उनको डाला गया है और पिछले ही हफ्ते इन्होंने 4 लोगों का एग्जीक्यूशन भी कर दिया। येट वी इन इंडिया अपीयर टू हैव रिजाइंड आवरसेल्व्स टू द सफरिंग इन द वर्ल्ड। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अभी यहाँ पर 4 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया तो सिर्फ इंडिया ने यहाँ पर डीप कंसर्न जताया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर जो म्यांमार की मिलिट्री उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। फिर ऑथर ने ये कहा है कि श्रीलंका के लिए तो हमने $3.5 billion की एड प्रोवाइड कर दी, लेकिन अगर यहाँ पर म्यांमार की बात आती तो वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ आ रहे थे उनको भी लेने से मना कर दिया गया था बाय द होम मिनिस्टर। तो व्हेन इट केम टू म्यांमार, होम मिनिस्टर शाह ordered that refugees be refused entry.
ट्रू, इट इज़ आशियान विच शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीडिएट इन म्यांमार। तो यहाँ पर आशियान ने कोशिश की कि म्यांमार में आशियान मीडिएट करे, वेयर इज़ इंडिया टुक द इनिशिएटिव विद श्रीलंका, लेकिन आशियान यहाँ पर पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल है। तो 5 पॉइंट कंसेंसस बिल्ड हुआ था जनता और रीजनल ग्रुपिंग के बीच में कि जो भी वॉयलेंस है वो ख़त्म होगा, इसके अलावा नेगोशिएशंस किए जाएंगे। जिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर निकाला, जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसको उसको निकाला, और यहाँ पर जो म्यांमार की मिलिट्री है उसके बीच में यहाँ पर नेगोशिएशंस होंगे। तो ये इनका कंसेंसस साइन हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री ने इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आशियान्स रिएक्शन हैज़ बीन वीक एट बेस्ट। यूएस, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने सैंक्शंस लगाए हैं जनता के ऊपर। इसके अलावा EU ने एक एम्बार्गो भी लगा दिया कि कोई भी आर्म सेल नहीं की जाएगी म्यांमार में। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो रशिया और चाइना है वो लगातार आर्म सेल कर रहे हैं म्यांमार को। तो रशिया एंड चाइना आर नाउ द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर टू द तत्मादाओ पोस्ट कू। गिवन आर लैंड एंड सी बॉर्डर्स विद म्यांमार, तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करना है। तो गिवन आर लैंड एंड सी बॉर्डर्स विद म्यांमार एंड द ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बिटवीन आर टू कंट्रीज, द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इनर्शिया इज अलार्मिंग दो नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग। तो म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी रही भी है तो बहुत पार्शियल डेमोक्रेसी रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी मिलिट्री के लिए। मीजोज आर एज डिस्ट्रेस्ड बाई द जनताज अटैक ऑन म्यांमार्स इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, जितना कि तमिल्स यहाँ पर डिस्ट्रेस थे जब यहाँ पर श्रीलंका का मेल्ट डाउन हुआ था। मोस्ट मीजोज विश द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन वुड नॉट ओनली शो कंपैशन फॉर म्यांमार पीपल, बल्कि यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को। तो इनका ये कहना है कि म्यांमार में जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे। जैसे कि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम भी यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। दो द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द जनता और इट्स नॉमिनीज एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्यांमार, लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है जो कि यूनिटी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है या तो उनके लेजिटिमेट सक्सेसर को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो एज अगेंस्ट यूरोप्स मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन्स डिफेंस, कोई भी यहाँ पर एशियन कंट्री नहीं आया है यूनिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने। तो ऑथर का कहना यह है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी यहाँ पर म्यांमार में उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। 2008 में जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 20% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई फॉर द मिलिट्री। अब जब मिलिट्री यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं जीत पाई तो मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने यहाँ पर कू कर दिया। तो वोटर्स naturally resented the curtailment of their freedom to elect and Democrats found the subordination of civil to military authority intolerable when its front parties failed to win the seats। तो उसके बाद यहाँ पर जो तत्मादाओ है उन्होंने कंट्री को फोर्स के थ्रू ले लिया। तो मेंबर्स ऑफ म्यांमार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिलीव दैट द ओनली वे फॉर म्यांमार टू रिगेन डेमोक्रेसी कि जनता को डिफीट किया जाए। अब जनता को कैसे डिफीट किया जाए, तो सैंक्शंस लगाए जाए सबसे पहले जनता को, जिसकी वजह से वो एक तरीके से स्टार्व हो जाए। तो सैंक्शंस दैट विल स्टार्व द जनता आर अ फर्स्ट स्टेप। जो आशियान ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सारे म्यांमार नेबर्स को यहाँ पर यूनाइट होने की ज़रूरत है, जिसमें क्वाड कंट्रीज़ को भी यूनाइट होने की ज़रूरत है और म्यांमार को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है, म्यांमार के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट टू कॉल अ वर्चुअल इमरजेंसी मीटिंग ऑफ क्वाड हेड्स ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर डिस्कस किया जाए कि म्यांमार के ऊपर कितने स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। रिलीफ फॉर द वर्ल्ड एज फर्स्ट यूक्रेन ग्रेन शिप लीव्स ओडेसा फॉर लेबनन। तो यहाँ पर एक डील ब्रोकर हुई थी जो कि यहाँ पर टर्की ने की थी बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, कि रशिया अलाउ करेगा और यूक्रेन से ग्रेन्स का एक्सपोर्ट शुरू होगा। तो वही एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। जो नैन्सी पेलोसी हैं वो यहाँ पर ताइवान जा रही है, जबकि यहाँ पर चाइना ने वार्निंग दी थी। वन मिस कैलकुलेशन अवे फ्रॉम न्यूक्लियर एनहिलेशन। तो यहाँ पर NPT को 50 साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर ही कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना है, वी बिलीव दैट कि न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो उसमें कोई भी विनर्स नहीं होंगे। तो वी बिलीव दैट देयर कैन बी नो विनर्स इन अ न्यूक्लियर वॉर एंड इट मस्ट नेवर बी फॉट। तो यहाँ पर यही सारा डिस्कशन चल रहा था। सिविल कोड एंड गवर्नमेंट स्टांस, तो हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो गोवा में यहाँ पर पोर्तुगीज़ कोड लगता है और जो गोवा में एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको अगर हम देखें तो उसमें तभी चेंज किया जाएगा अगर यहाँ पर मेजॉरिटी चाहेगी कि चेंज हो। तो द गवर्नमेंट स्टांस ऑन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम वन रिजीम टू द नेक्स्ट स्पेशली इन द लास्ट 8 years। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का स्टैंड UCC पर कैसे कैसे चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1991 से 04 तक नो इंटरफेरेंस। तो 2004 तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स का मतलब ये है कि आपको जो पर्सनल लॉज है मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ में उसमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ के पर्सनल लॉज है उसमें चेंज करना नहीं चाहती थी। अगर कम्युनिटी खुद चाहे कि उनके पर्सनल लॉज में चेंज होना चाहिए तब तो गवर्नमेंट चेंज करेगी, लेकिन गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव लेकर चेंज नहीं करेगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स विल नेसेसरली इन्वॉल्व चेंजेस इन द पर्सनल लॉज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। द
कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टू इंटरफेयर ऑन इट्स ओन इन द पर्सनल लॉज ऑफ द मिनॉरिटी, ऐसा इनका कहना था। फिर उसके बाद यही पॉलिसी बहुत टाइम तक रही, यूपीए ईयर्स में भी यही पॉलिसी रही। मोदी गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पर 2014 में ये कहा गया प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, तो उसके लिए हम करेंगे कंसल्टेशन, तो वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। फिर 2015 में भी यही स्टांस रहा कि हमें कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर यूसीसी इंप्लीमेंट करना है। तो आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी की बात करता है, तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ऑनर करना चाहती है। फिर अभी जब मैटर आया यूसीसी का गोवा के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि अभी ये मैटर सब जुडिस है, तो अभी यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो देयर आर सम रिट पिटिशंस पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अभी मैटर सब जुडिस है, तो अभी तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का बस स्टांस बताया गया कि कैसे चेंज हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जीएसटी कलेक्शंस सर्ज हो रहे हैं, उसके यहाँ पर 3 रीजन्स बताए गए हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एंटी इवेजन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, तो अलॉन्ग साइड ग्रेटर इन्फोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट एंटी इवेजन एक्टिविटीज़। और उसके बाद तीसरा रीज़न ये है कि अब स्टेट्स को जीएसटी कॉम्पनसेशन मिलना बंद हो जाएगा, तो स्टेट्स को भी ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए स्टेट्स भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सिंस स्टेट्स विल नो लॉन्गर बी कॉम्पनसेटेड फॉर शॉर्टफॉल इन रेवेन्यूज, एसजीएसटी डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन गेटिंग एग्रेसिव ऑन कलेक्शंस, तो वो भी यहाँ पर एग्रेसिवली तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं जीएसटी का। जीएसटी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी द टैक्स लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंटर, जो एसजीएसटी होता है बाय द स्टेट, और आईजीएसटी जो टैक्स लेवाई होता है इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर, तो वो यहाँ पर होता है आईजीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में ये लिखा गया था कि बेस ईयर 2015-16 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर स्टेट्स के रेवेन्यू में कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% की ग्रोथ नहीं होती है तो स्टेट्स को यहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म था ये सिर्फ 5 सालों के लिए था, जो कि इस जून 30 को एंड हो चुका है। सस्टेनेबिलिटी पुश गवर्नमेंट आस्क आरआरबीज टू स्टेप अप डिजिटाइजेशन लैंडिंग टू एमएसएमईज। अब आरआरबीज में प्रॉब्लम क्या है कि आरआरबीज के पास बिजनेस ही नहीं है, आरआरबीज सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट का ये डीबीटी वाला प्रोग्राम करते रहते हैं। तो one of the key reasons for RRBs incurring losses is the fact that many of these branches do not have enough businesses, और ये सिर्फ यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो मेनली ये लोग इसमें ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अब RRBs की यहाँ पर फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई इनकी डिजिटाइजेशन कराएगा। तो एज पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स टू मेक RRBs फाइनेंशियली सस्टेनेबल द सेंटर हैज़ आस्क्ड देम टू मूव टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। इसके अलावा अपने कस्टमर्स को इनको देना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज और इनको क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू एमएसएमईज। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ आरआरबीज वर मच लोअर एज कम्पेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इनमें डिजिटाइजेशन हो और ये इंटरनेट बैंकिंग को प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करें। तो की रीजंस फॉर आरआरबीज इनकरिंग लॉसेस वो मैंने आपको बता दिया कि इनके पास बिजनेस नहीं है और ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ही इंप्लीमेंट करते रहते हैं। ये सीबीएस से तो कनेक्टेड है कोर बैंकिंग सोल्यूशन से, लेकिन अभी तक डिजिटाइजेशन ये लोग ऑफर नहीं करते हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज पर रिगार्डिंग ये पढ़ा था कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, और ऐसी बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि हमारी इकॉनमी यहाँ पर रिसेशन या स्टैगफ्लेशन में चले जाएं, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर यहाँ पर ऑक्शनिंग की बात की गई थी, स्पेक्ट्रम की, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, फिर सेकेंड नंबर पर है मध्य प्रदेश में। फेसलेस मिलिटेंसी एक चैलेंज है। फेसलेस मिलिटेंसी का मतलब ये होता है कि मिलिटेंट्स का कोई भी पास रिकॉर्ड नहीं होता, मिलिटेंट्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है और उनसे स्टार्टिंग में ही टेरर वॉलेंस करा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ना जा पाएँ। फिर यहाँ पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर आउटकम मेंशन नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द इशू विद द कास्ट सेंसस। तो जो हमारे यहाँ कास्ट रिजर्वेशन दिया जाता है वो 1931 के सेंसस के बेसिस पर दिया जाता है, और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो कास्ट सेंसस एक हुआ भी था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया गया है। WMD बिल पास हो गया है, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल पास हो गया, जिसमें यहाँ पर पूरी तरीके से फाइनेंसिंग WMD की प्रोहिबिट की गई है। फिर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये SSLV हमने डिस्कस कर लिया है। बिग ब्रदर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी अगर सेंसेशनल केस आता है तो उसको यहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है टू द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़। और यहाँ पर जो
सिटी की पुलिस फोर्सेज है वो सिर्फ एक शेडो बनकर रह गई हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की। फिर दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है उसको वापस से चेंज कर दिया गया और पहले जैसी कर दी गई, जो कि नहीं करना चाहिए था, ऑथर का ये कहना है। फिर इंडिया और स्विट्जरलैंड रिलेशंस की बात की गई, तो इंडिया और स्विट्जरलैंड यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं कौन कौन से एरियाज़ में, तो वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, लाइफ साइंसेज, मेडिटेक, तो ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। फिर आगे है अ फ्रेश स्टार्ट एट 75, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को रिवाइव करने की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है टेकिंग ऑफ द तत्मादाव, तो इसमें ये कहा गया है कि सैंक्शंस लगाने चाहिए म्यांमार के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस। इसके अलावा क्वाड कंट्रीज़ को भी यहाँ पर म्यांमार को यहाँ पर कहने की ज़रूरत है कि म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए और म्यांमार को यहाँ पर डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए। फिर अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ओडेसा से लेबनान ग्रेन गए हैं, यूक्रेन के नॉट इंपॉर्टेंट ज़्यादा। फिर यहाँ पर सिविल कोड एंड द गवर्नमेंट स्टैंड, तो गवर्नमेंट का स्टैंड कैसे चेंज हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन को लेकर। फिर जीएसटी यहाँ पर क्यों राइज हो रहा है, जीएसटी कलेक्शंस, तो उसके 3 रीज़न बताए गए हैं, तो एंटी इन्वेजन एक्टिविटीज़ के ग्रेटर इन्फोर्समेंट, इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई है, और तीसरा जो यहाँ पर रीज़न ये है कि जो स्टेट्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने कॉम्पनसेशन रिजीम डिस्कस किया था, और आरआरबीज़ में अब डिजिटाइजेशन को पुश किया जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक्ड दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।